प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले उद्योगपति बनाम गरीब की सियासी जंग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने एक चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान को भूखा और नंगा करार दिया था और अब इसे बीजेपी ने अपनी हैशटैग लाइन बना लिया है। बीजेपी का कहना है कि वो गरीब कल्याण के लिए अपने कामों को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जितने गरीबों की संख्या है उसी मान में बजट आवंटित किया जाएगा। सरकार गरीबों के लिए नई योजनाएं बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान कल्याण के लिए 4,000 रुपए की राशि अभी ट्रेलर है, इसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार सभी वर्गों के गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च भी उठाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर भी जवाबी हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ को उद्योगपति बताते हुए कहा है कि दिग्विजय सरकार में ट्रांसफार्मर सप्लाई करके कमलनाथ उद्योगपति बने हैं और कांग्रेस सरकार में वल्लभ भवन में किस तरीके का खेल खेला गया है ये सबको पता है। दरअसल प्रदेश में गरीबों को लेकर सियासत हो रही है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक गरीब वर्ग से आता है और यही कारण है कि अब कांग्रेस नेता के बयान को बीजेपी ने उपचुनाव में पेश कराने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गरीब और नंगा बताए जाने की हैशटैग लाइन को बीजेपी अब सभी 28 विधानसभा सीटों पर प्रचारित करने का काम करेगी। राजनीति में उम्र मायने रखती है या फिर तजुर्बा? अब आप पूछेंगे कि आखिर ये सवाल आया कहां से? इस सवाल को जमीन दे दी है पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान ने। सागर में सुर्खी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू के प्रचार के लिए जब पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। बात निकली तो चुटकियां लेते हुए आगे बढ़ती गईं। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कहा कि सागर के पानी का असर है कि सागर का पानी पीते ही लोग जवान हो जाते हैं। उम्र पर सियासत आगे बढ़ती गई तो कांग्रेस ने भी पलटवार में कहा कि युवा सोच का नतीजा है कि कमलनाथ हमेशा जनहित में फैसले लेते हैं। वैसे राजनीति में न उम्र की कोई सीमा होती है न जन्म का कोई बंधन, लेकिन चुनावी समर में अभी जवानी पर ही दावे और सवाल हो रहे हैं और सियासत भी इसी पर चल रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के तैयार मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी बाहर हो गए हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब वचन पत्र जारी किया था तो उसमें फ्रंट पर राहुल गांधी नजर आ रहे थे, लेकिन अब 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयार कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के साथ सिर्फ कमलनाथ की तस्वीर लगाई गई है, यानी कि राहुल गांधी मिनी वचन पत्र से बाहर कर दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इसके पीछे तर्क दे रही है कि प्रोटोकॉल के तहत इस तरीके से तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कमलनाथ की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस के मिली वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर को हटाने के मामले को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव के मुताबिक राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं और रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं को इस बार उपचुनाव से बाहर रखने का काम किया है। कुल मिलाकर 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ना तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और ना ही दिग्विजय सिंह, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म जरूर है। हाथरस के जलपुर कनेक्शन मामले में फंस रही या नाम जिनका सामने आ रहा है महिला चिकित्सक, उनको लेकर के अब हिंदू धर्म सेना भी कहीं ना कहीं सामने आया है और उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहा है। हमारे साथ हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बेशक हाथरस मामले में जलपुर कनेक्शन सामने आया था, आप लोग इस मामले में कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्या पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में SIT टीम गठन की है, वैसी मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मांग है कि यहाँ पर भी एक विशेष SIT टीम के गठन होना चाहिए। सिर्फ इस महिला डॉक्टर की गतिविधियों की जांच की, पूरी इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकेत मिले कि महिला नक्सल गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है। जय श्री राम। बेशक हिंदू धर्म सेना ने भी कड़ी मांग यहाँ पर रखी है और पूरी ही जो भूमिका है महिला चिकित्सक की उसे संदिग्ध बताया है और एक पत्र भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम लिखकर स्पष्ट तौर पे मांग की कि सबसे पहले महिला चिकित्सक को पद से हटाया जाए और कहीं ना कहीं एक सघन जांच उनके खिलाफ बढ़ती जाए कि आखिर बीते वर्षों में उनके किन किन से संपर्क रहे हैं और जिस प्रकार के नक्सल कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं तो स्पष्ट रूप से जांच यहाँ पर होनी चाहिए। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी महाराज ने आज एक बार फिर विवादित बयान दिया है।
दरअसल उन्होंने उमर अब्दुल्ला को लेकर कहा है कि वो देश के गद्दार हैं और उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर चाइना से मदद लेने वाले बयान को लेकर आह्वान अखाड़े के संत अतुलेशानंद जी महाराज ने सनसनीखेज बयान दे दिया। दरअसल महामंडलेश्वर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को गद्दार कहते हुए कहा कि ये तीनों जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और इन्हें इन सभी को चाइना भेज देना चाहिए। धारा 370 को लेकर दिए गए बयान के बाद अतुलेशानंद जी महाराज ने जो है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे देश के गद्दार हैं और सपोले हैं, इन्हें भारत छोड़कर चाइना भेज देना चाहिए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल परिसर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा एजेंसी की महिला गार्ड है। महिला गार्ड ने एक युवक को कथित तौर पर चोर बताकर पहले उसकी कॉलर पकड़कर पूरे परिसर में घुमाया और उसके बाद फिर थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल आम दिनों में एम्बा अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड और मरीजों के परिजनों के बीच झगड़े की शिकायतें आती रहती हैं। स्टाफ पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगते रहते हैं, लेकिन अब तक स्टाफ पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ऐसा ही एक और ताजा मामला आज सुबह सामने आया। अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने एक युवक एम्बा अस्पताल पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथ एक महिला गार्ड ने अभद्रता शुरू कर दी। महिला गार्ड के मुताबिक युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस दौरान कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आया, जबकि अस्पताल परिसर में ही पुलिस सहायता केंद्र भी मौजूद है। महिला गार्ड ने युवक को पहले कॉलर पकड़कर खींचा, फिर उसे पीटा और अंत में पुलिस के हवाले कर दिया। हैरत की बात है कि जब युवक के साथ मारपीट हुई उस वक्त भी अस्पताल परिसर में पुलिसकर्मी मौजूद थे। बहरहाल युवक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर अस्पताल प्रबंधन और निजी सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। वहीं पुलिस भी युवक की भूमिका की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिसिया पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है और मारपीट करने वाली महिला गार्ड पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल घायल अजीत विश्वकर्मा ऑटो चालक अस्पताल में इलाज करवा रहा है। वहीं पुलिस का दावा है कि जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज पकड़े गए 2 आरोपियों का पुलिस ने आधारताल क्षेत्र में जुलूस निकाला, जिससे लोगों को यह मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस किसी भी अपराधी को माफ करने वाली नहीं है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां देश भर में इस घटना की निंदा हो रही है, वहीं पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। बहरहाल देर रात जहां राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करके आरोपियों को दरिंदा कहा था, वहीं पीड़ित की मदद करने की बात कही थी। सुबह यह बात भी सामने आई कि जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है और वह कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया का करीबी है। आधारताल थाना क्षेत्र में ऑटो चालक से मारपीट करने वाले 2 दरिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं मुख्य आरोपी और उसका एक सहयोगी अभी भी फरार हैं। मरवाही के महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से फिलहाल आगे दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने तय किया है कि 15 अक्टूबर को बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री विधायक मरवाही में मौजूद रहेंगे और वहां पे शक्ति प्रदर्शन के जरिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। बहरहाल मरवाही के महासंग्राम में अब मुकाबला रोचकता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस के क्या पत्ते होंगे, जोगी कांग्रेस किस पे दांव लगाएगी, इस पे भी असमंजस की स्थिति और संशय के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पहले प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी के द्वारा बाजी मारने के बाद अब नामांकन रैली के जरिए दम दिखाने के बाद इसका असर मतदाताओं पे कितना पड़ता है और बीजेपी जो आगे चलने की रणनीति लेके चल रही है, ये रणनीति कहां तक कारगर साबित होती है। राजधानी में इतने भीड़ भाड़ वाले जगह पे चाकूबाजी हो जाती है। ठीक इसी जगह पे कारोबारी को कल चाकू मारा गया था और उसके बाद जो है ये एक घटना घटित हुई थी। जाहिर तौर पर अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस का कोई डर नहीं है। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है पूरा रवि भवन का, और इधर जय स्तंभ चौक है। यहाँ से महज कुछ दूरी पर जो है मौदहापारा थाने हैं, पीछे गोल बाजार थाने हैं और 300 मीटर की दूरी पे आपका जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर का कार्यालय है।
जाहिर है एक कारोबारी यहीं पे आते हैं, चश्मा दुकान लगा होता है, चश्मे दुकान में वो चश्मे का रेट पूछते हैं और चश्मा का रेट ज़्यादा लगने पर कारोबारी द्वारा जो है विरोध किया जाता है, कहा जाता है कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, और ये बात नागवार गुजरती है चश्मा बेचने वालों को और वो गुस्से में आकर कहा सुनी होती है और उसके बाद फिर चाकुओं से गोद दिया जाता है। कितने बेखौफ हैं अपराधी, आपको इसी बात से पता चलता है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे सड़क पे ही सही चश्मा का दुकान लगा रहे हैं, लेकिन वो चाकू लेकर घूम रहे हैं और चाकुओं से गोद दे रहे हैं। राजधानी में ये कोई पहली चाकूबाजी की घटना नहीं है, ऐसी कई चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी है जिसमें अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, पुलिसिंग कहीं हो नहीं रही है, पुलिस का शायद खौफ नहीं है। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर चाकूबाजी जैसी घटनाएं कर रहे हैं, किसी के भी जान ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राजधानी में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है और आखिर जब राजधानी जहां पे तमाम नेता से लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री यहां पे रहते हैं और ऐसी जगह पर जब इतने ज़्यादा चाकूबाजी और दूसरी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है तो पूरे प्रदेश में जो स्थिति उसको समझा जा सकता है। पालिका क्षेत्र के सरकारी दस्तावेज में जहां तालाब और डबरिया है वहां मेड़ नहीं है और जहां मेड़ है वहां तालाब नहीं है। नजूल से मिली जानकारी के अनुसार साफ हो रहा है कि विभाग रसूखदारों को बचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। शीट नंबर 18 बी प्लाट क्रमांक 11 में नगर पालिका के सामने 23,062 वर्ग फीट तालाब का क्षेत्रफल दिखाया जा रहा है जो आधा एकड़ के आसपास है, जबकि तालाब की मेड़ दस्तावेज में नहीं है। नजूल शाखा के अनुसार बैजनाथ तालाब के चारों तरफ एक भी मेड़ नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तालाब की मेड़ पर NH 30 तट पर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की एक तरफ मेड़ पर आखिर किन लोगों ने अतिक्रमण कर भवन खड़ा कर लिया है। पालिका के सामने बैजनाथ तालाब की मेड़ पर सौंदर्यीकरण की काम भी चल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि रसूखदारों को बचाने के लिए नजूल शाखा के अफसरों ने इस तरह की झूठी जानकारी देकर किसे बचाने के लिए दी है। अगर नगर में देखें तो शीतलापारा में शीतला डबरी, देव कुंड, महुरबंद पारा में महुरबंद डबरी, पाइक डंडिया और धोबी तालाब की नजूल भूमि के सरकारी दस्तावेज में दर्ज बताया जा रहा है। वही 30 से अधिक पार तालाब डबरिया की मेड़ भी बताया जा रहा है। ऐसे में कांकेर में बने ऐतिहासिक तालाब की अस्तित्व अब खतरे में है, जिसे बचाना जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जहां सभी तालाबों में रसूखदार का कब्जा हो जाएगा। बॉलीवुड के पार्श्व गायक किशोर कुमार की 33वीं पुण्यतिथि आज उनके गृह नगर खंडवा में इंदौर रोड स्थित समाधि पर धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसके बावजूद जो किशोर को चाहने वाले हैं दूर दराज से, खंडवा से बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर के उनके इंदौर रोड स्थित समाधि पर पुष्पहार चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें उनके पसंदीदा दूध जलेबी है, दूध जलेबी का उनके समाधि पर भोग लगाया गया है। सुबह से लगातार कुछ समर्थक उनके गीतों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। जो मध्य प्रदेश सरकार हर साल किशोर कुमार के याद में किशोर अलंकरण आयोजित करता है, इस साल कोरोना संक्रमण के कारण किशोर अलंकरण समारोह को रद्द कर दिया गया है। हर साल बॉलीवुड के बड़े बड़े जो एक से बढ़कर एक डायरेक्टर हैं, म्यूजिककार हैं, इनमें से एक किसी कलाकार को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लिहाजा इस वर्ष ये सम्मान को रद्द करने की जो है घोषणा कर दी गई है। किशोर कुमार को खंडवा से ताउम्र बहुत प्यार था, लिहाजा जो उनकी गृह नगर खंडवा है, यह राष्ट्रीय किशोर अलंकरण समारोह उनके गृह नगर खंडवा में हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल यह सम्मान समारोह रद्द करने से किशोर प्रेमियों में थोड़ी निराशा छाई हुई है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहां ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला है। ऋचा जोगी की मांग खारिज की जा सकती है। ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए और वक्त मांगा था। कल उन्होंने ये पत्र लिखा था। मामले में छानबीन समिति की समीक्षा अभी भी जारी है। मामले में कल कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। तो ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला है। कल उन्होंने मांग की थी और वक्त मांगा था, लेकिन उसको खारिज किया जा सकता है उस मांग को। कोरोना का हवाला उन्होंने देते हुए वक्त मांगा था।
लेकिन अब ये भी खबर है कि उनकी मांग को खारिज किया जा सकता है। हालांकि कल कुछ भी फैसला इस पूरे मामले में आएगा। और जब से ऋचा जोगी की ये जाति का मामला आया है, तब से ही सियासी एक बवाल मचा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र उनका जारी हुआ जिसमें वो ईसाई हैं, ये बताया गया है, तभी से ये बवाल मचा हुआ है। ऋचा जोगी की जाति का मामला और मांग को खारिज किया जा सकता है, लेकिन कल कोई भी फैसला आएगा, अब देखना होगा कि क्या उनकी मांग को माना जाता है। मांग ये थी कि थोड़ा उनको और वक्त चाहिए। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, खबर ये कि जो कल एक समय मांगा था उन्होंने एक पत्र लिखकर, अब उस मांग को खारिज किया जा सकता है ऋचा जोगी की? जी निश्चित रूप से मैं बता दूं कि ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। उसी कड़ी में कल 12 अक्टूबर को ऋचा जोगी को जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन उनके द्वारा ईमेल कर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा गया है, जिसके बाद समिति लगातार उन मामले की समीक्षा कर रही है और आज निर्णय आने का था, लेकिन आज निर्णय किसी वजह से नहीं आ पाया। और आज हमारी समिति के अध्यक्ष से बात हुई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो छानबीन समिति है वो मामले की समीक्षा कर रही है और संभवतः कल इस मामले में कोई निर्णय आ सकता है। और देखना यह होगा कि ऋचा जोगी के द्वारा जो समय मांगा गया है उन्हें समय और दिया जाता है कि उनकी मांग को खारिज कर कोई निर्णय कल छानबीन समिति ले सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना की वजह से स्टेडियम बंद हैं। ऐसे में खिलाड़ी और सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं होने की वजह से इनकी कोच ने एक रास्ता खोजा। अब खिलाड़ी और अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। पेड़ों के बीच दौड़ लगाते इन युवाओं में कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं। वैसे लोग भी हैं जो खुद को फिट रखना चाहते हैं। दौड़ लगाते कुछ बच्चे भी हैं। तस्वीरें सेज बहार के नीलगिरी उद्यान की है। घास फूस से भरे इस इलाके को खिलाड़ियों और उनके कोच ने अपनी मेहनत से इस लायक बना दिया है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सके। दरअसल कोरोना की वजह से स्टेडियम और ट्रैक और फील्ड के ग्राउंड बंद हैं। ऐसे में इनके सामने प्रैक्टिस को जारी रखने की समस्या थी, लेकिन अब ये खिलाड़ी यहाँ अपना दमखम दिखा रहे हैं। कोच इन खिलाड़ियों को न केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि बारीकियों को भी सिखा रहे हैं। अभी तो भैया लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ग्राउंड की कमी हुआ, ग्राउंड बंद हुआ और बच्चों को इधर उधर जाना, प्लस क्या है ग्राउंड को मेंटेन भी करना, इसका कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड हम लोग कहाँ से मेंटेन किए उसको खुद हमको समझ नहीं आया अभी। और एक्चुअल में हम ढूंढते यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद देखें कि ये थोड़ा बन जाएगा ग्राउंड करके, फिर रोज़ हम लोग 1-1.5 महीने से इसमें मेहनत किए। मेहनत करने के बाद ये ग्राउंड हम लोग बनाए। बनाने के बाद ये फिर रेगुलर हम लोग का 7 महीने हो गए, अभी 7 महीने से कंटिन्यू इसी में है। वहीं खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू कर खुश तो हैं, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड न होने की कमी इन्हें खल रही है। हम जिला बल की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में हमारा एक भर्ती आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। उस बीच में लॉकडाउन और इतना परेशानी हो रहा है, हमको ग्राउंड का इतना ज़्यादा परेशानी है कि हम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। एक हमारे भविष्य को लेकर इतनी तकलीफ में है और एक भी कहीं ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो हम एक ऐसे ही कुछ सम टाइम के लिए बना के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भी इतना पेड़ है, कहीं किसी को लग रहा है, किसी को तकलीफ होते जा रहा है। और अब हमारे सर और हम सब मिल के तब बहुत मुश्किल से सब साफ सफाई करके कुछ टाइम के लिए बना रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ग्राउंड खोलना चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन में भी दारू भट्टी खुल सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए हमारा ग्राउंड नहीं खुल सकता है। तो दारू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग का प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस में जुटे कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल खेलते हैं। ऐसे में इनकी मेहनत काबिले तारीफ है। हालांकि इनको ग्राउंड में प्रैक्टिस न कर पाने का मलाल जरूर है, लेकिन कहते भी हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है।
रायपुर से न्यूज 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।